आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के नेम से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। मतलब सबसे पहला टर्मोलॉजी यहाँ पर आता है हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन रहेगा हम लोग का हेल्थ का कि किसको बोलते हैं एक अच्छा हेल्दी पर्सन, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा कि हेल्थ बोलते किसको हैं और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं हेल्थ को हमारा, उस चीज़ का डिस्कशन करना होगा। इसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है डिजीजेस। तो इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हेल्थ का डेफिनेशन देंगे, हेल्थ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज पढ़ने के बाद एक टर्म और टर्मिनोलॉजी हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है इम्यूनिटी के बारे में। तो हम लोग इम्यूनिटी, हेल्थ, डिजीज ये सारे चैप्टर को इस चैप्टर में डील करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लेकर के चले तो सबसे पहले एनसीईआरटी हम लोग का इंफॉर्मेशन देती है कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में और एंसेंट मेडिकल सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले आयुर्वेदिक और इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का मानना यह था कि कोई भी बॉडी में इसका कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसके बॉडी में अगर ब्लैक बाइल कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर होता है तो उस व्यक्ति को फीवर होता है। और ऐसा करके उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई थी जिसको हम लोग बोलते थे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बोलता है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में एंसेंट आयुर्वेदिक संस्था के लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति जिसके बॉडी में कंसंट्रेशन ब्लैक बाइल की ज्यादा होगी उसी को फीवर होगा और उसी में उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको फीवर होगा। और जिनमें इन ह्यूमर्स का बैलेंस बना रहेगा वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। लेकिन इस चीज को आगे चल के डिस्प्रूव करने वाले हुए विलियम हार्वी। विलियम हार्वी ने आगे चल के सर्कुलेटरी सिस्टम का जब डिस्कवरी किया तो उसके बाद इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को उन्होंने इस जो बैलेंस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है उनको डिस्प्रूव किया। कैसे? उन्होंने एक पर्सन को लाया जिनका ब्लैक बाइल कंसंट्रेशन ज्यादा था, उनको लेकर के आए और एक दूसरे पर्सन को लेकर के आए और दोनों का टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से दोनों का टेम्परेचर को नापा और देखा कि दोनों का जो टेम्परेचर था, दोनों पर्सन का जो टेम्परेचर था वो क्या था, इक्वल था। तो इससे विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। क्लियर है? विलियम हार्वे डिस्प्रूव दिस थ्योरी बाय मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। ऑल्सो विलियम हार्वे एक्सप्लेन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डिस्कशन था एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ का। अब एनसीईआरटी हम लोग का कुछ डिस्कशन करती है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी पर्सन है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि पर्सन वो जो है वो हेल्दी पर्सन है। अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली, अगर तीनों फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फिजिकली तीनों वेल हो और उसका बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो, वो डिजीज फ्री हो, तो हम लोग उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर डेफिनेशन हेल्थ का हो सकता है द पर्सन विच इज मेंटली, सोशली एंड फिजिकली वेल बीइंग एंड फ्री ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन। क्लियर है व्हाट इज हेल्थ? अब हम लोग हेल्थ के बाद हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है कि हेल्थ को अफेक्टेड करने वाले या फिर अगर कोई एक गुड हेल्थ को अगर बना लेता है या अगर वो हेल्दी पर्सन है तो कैसे वो हेल्थ को मेंटेन कर सकता है या फिर कैसे वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो उसके हेल्थ को आगे चल के डिस्टर्ब करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और उनको आगे चलकर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है, हम लोग डिस्कस करते हैं टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन मेंटली फिट है, सोशली फिट है, फिजिकली फिट है, डिजीज फ्री है, लेकिन उस अपने हेल्थ को लगातार कैसे मेंटेन कर सकता है? तो सबसे पहला उसका उसका जो फैक्टर आता है उसमें सबसे पहला फैक्टर है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू को इनटेक करना। अगर हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्ट नहीं होगा और हम लोग हेल्दी पर्सन बने रहेंगे। सेकंड फैक्टर है पर्सनल हाइजीन। अगर हम लोग अपना हाइजीन को मेंटेन करते हैं, जंक फूड को नहीं खाते हैं या जंक फूड से थोड़ा बचते हैं
या हमारे बॉडी को हाइजीन बना हुआ खाना खाते हैं या बॉडी हाइजीन क्लीननेस रखते हैं बॉडी को, इससे क्या होगा कि हमारा जो हेल्थ है वो लगातार बरकरार रहेगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करता है तो वो क्या करेगा कि अपना वो हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। क्लियर है? हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं? सबसे पहला क्या मैंने बताया कि अगर कोई पर्सन हेल्दी रहना चाहता है, सबसे पहला क्या है, बैलेंस डाइट उसको चाहिए। दूसरा क्या है, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए उसका। थर्ड पॉइंट क्या था, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज। अगर ये तीनों फैक्टर को वो फॉलो करेगा तो पर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग, हेल्दी पर्सन बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद एनसीईआरटी हम लोग को डिस्कस करती है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करेंगे हमारे हेल्थ को। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, डिसऑर्डर आया, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ बॉडी में, तो उसका क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक जीन से डिसऑर्डर हुआ। जीन कॉम्प्लेक्सिटी या फिर म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि जीन में बदलाव हुआ, और वो जीन में बदलाव होने के कारण क्या हुआ, जेनेटिकली डिसऑर्डर आया। एग्जांपल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक एग्जांपल सबसे बड़ा आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया या एल्केप्टेन्यूरिया। ये सारे एग्जांपल्स क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल है। क्लियर? थर्ड जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेंगे वो है इन्फेक्शंस। अनेक इन्फेक्शन जो है बॉडी में होते हैं जिससे हमारा बॉडी का जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता है। थर्ड, लाइफस्टाइल। अगर हम लोग एक गुड लाइफस्टाइल को अगर फॉलो अप करेंगे तो हमारा क्या है, हम लोग डिजीज फ्री रह पाएंगे और हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन होगा। हमारे एनसीईआरटी का इस चैप्टर का जहां पे स्टार्टिंग होता है 145 पेज नंबर है 145। न्यू वाली जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 145 पे ये सारा पूरा डिस्कशन मैंने आपको यहाँ पर बतलाया। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को पढ़ा। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में विलियम हार्वे ने उसको डिस्प्रूव किया। आगे चल के डिस्प्रूव करने के बाद विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉलो अप किया, सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी थोड़ी सी डिस्कस करती थी हेल्थ के बारे में, हेल्थ के अफेक्टेड ऑर्डर्स के बारे में। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी जो है वो फैक्टर्स को बतलाया कि कौन कौन सा हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और कौन कौन से अगर हम लोग स्टेप को फॉलो अप करें तो हम एक हेल्दी पर्सन बने रह सकते हैं। और हेल्थ का डेफिनेशन दिया। हेल्थ का डेफिनेशन क्या दिया एनसीईआरटी ने, हम लोग वो पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं जो कि सोशली, फिजिकली और मेंटली वेलबींग हो और डिजीज फ्री अगर हो तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन बोलेंगे। क्लियर? अब हमने डिस्कस किया हेल्थ के बारे में और उसके फैक्टर्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजीजेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? अगर हमारा कोई भी मेंटल फैक्टर या हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन में अगर साइन या फिजियोलॉजी में चेंजेस अगर होता है या साइन और सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं विद कोई भी कारण हो उसका पीछे, जैसे हमारा पैथोजन का अटैक हो गया हमारे बॉडी में, या वायरल अटैक हो गया, या बैक्टीरियल अटैक हुआ, तो वो सारे जब अटैक करते हैं हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, तो हमारे बॉडी में अटैक करने के बाद जो साइन और सिम्टम आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है? अब डिजीज के बाद अगर हम लोग डिजीज को डिस्कस करें तो सबसे दो प्रकार का डिजीज मेनली हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सबसे पहला डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज की अगर बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्शन के थ्रू ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या होगा, एक पर्सन अगर संक्रमित हो गया इस बीमारी से तो क्या हुआ कि दूसरा पर्सन भी इसी बीमारी से संक्रमित हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा। जैसे कोरोना वायरस, जैसे हम लोग देख रहे थे एट द टाइम ऑफ कोरोना एपिडेमिक, कोरोना क्या था, एक पर्सन दूसरा पर्सन में कम्युनिकेट हो रहा था, इसलिए उसका नाम हम लोग उस कौन से कैटेगरी में उसको रख सकते हैं हम लोग, डिजीज के कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्लियर? अगर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कॉमन कोल्ड एक मेजर एग्जाम्पल है और कभी न कभी हम लोग जो है कॉमन कोल्ड से ग्रसित हुए हैं। तो कॉमन कोल्ड का जो वेक्टर होता है जिसके थ्रू ये वायरस जो ट्रांसफर होता है कॉमन कोल्ड, वो होता है राइनो वायरस। क्लियर है? ऐसा इसी में अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज में एड्स जो होता है वो फैटल डिजीज माना जाता है जो कि मेजर काउज है डेथ का हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है? कम्युनिकेबल डिजीज।
अब कम्युनिकेबल डिजीज के बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ये कम्युनिकेट नहीं करते वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो कैंसर एक मेजर और एक फैटल डिजीज है जो कि मेजर काउज है डेथ का। क्लियर। ऐसे बहुत कोई का मानना था ये जो कैंसर है ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है। क्लियर। लेकिन फिर भी कैंसर एक फैटल डिजीज मानी जाती है जिसमें क्रोनिक जो होता है वो फैक्टर है और क्रोनिक डेथ जो है काउज करता है हमारा कैंसर। क्लियर है। क्लियर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिजीजेज में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसके एग्जांपल्स के बारे में। क्लियर। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज तो डेथ का कारण है ही, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेजर काउज आज बने हुए हैं, जैसे ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज। मतलब एक्सेस amount of intaking of drugs and alcohol can cause many disease in our body and cause major deaths। अगर हम लोग बात करें ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज का तो अल्कोहल और ड्रग्स दोनों डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, और आज से बहुत सारा डेथ का मेजर काउज है ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज। क्लियर है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर। आप नोट डाउन करिए इसे। सो डिजीजेस के बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर्स का। तो डिजीज के बाद टॉपिक आता है इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। आखिर ये इम्यून सिस्टम और हमारा इम्यूनिटी है क्या। सपोज करते हैं कि ये हमारा इंडिया है, दिस इज आवर कंट्री। क्लियर। तो इंडिया का डिफेंस करने के लिए क्या है, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, हमारी इंडियन आर्मी। क्लियर। इधर नेवी है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। क्लियर। इसके बाद क्या, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इंडिया का डिफेंस कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, इंडिया को कोई भी इनेमिस अगर इन पर अटैक करता है तो इंडिया को क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग की जो बॉडी है वो भी तो डिफरेंट पैथोजन से रोज जाकर के मिलती है। सपोज अगर हम लोग अपने घर के इन्वायरमेंट से जब बाहर के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, अनेक टाइप का वायरसेस, बैक्टीरिया घूम रहे हैं पूरा इन्वायरमेंट में। लेकिन क्या हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस क्या हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है? The answer is no। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होगा जो हमारा बॉडी जिससे वो फाइट कर रहा है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, और उससे हम लोग बचे रह रहे हैं, है ना। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहला है इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी की। क्लियर। इसके बाद टर्म आता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस। अब किससे रेजिस्टेंस, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, पैथोजन से। मतलब क्या है, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस, किससे रेजिस्टेंस, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, पैथोजन से। इन सारे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर। इम्यूनिटी का मतलब क्या समझते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। किसी भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर। अब इम्यूनिटी, अब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता कौन है, क्वेश्चन आएगा कि अगर सपोज है इम्यूनिटी है, बट इम्यूनिटी को बनाने वाला कोई ना कोई सेल होगा हमारे बॉडी में, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होगा, तो कौन करता है, तो ये एंटीजेंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि इस डिफेंस मैकेनिज्म में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग देखते हैं एंटीजन।
कि एंटीजन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एंटीजन सबसे पहले बना किसका होता है? तो सबसे पहले एंटीजन जो होता है वो दो तरह के प्रोटीन्स का बना होता है। सबसे पहला हैप्टन और दूसरा था कैरियर प्रोटीन। हैप्टन, अब ये हैप्टन किसको बोलेंगे? तो हैप्टन जो है वो दो मॉलिक्यूल्स को मिलकर के बना हुआ मॉलिक्यूल्स है। कौन कौन? सबसे पहला फैट्स और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को जोड़ करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हैप्टन। क्लियर? हैप्टन के साथ जब एक कैरियर प्रोटीन जुड़ता है तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं? आपको एंटीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? ये मैंने यहाँ पर दो एंटीजन दिखाया है, ये दो कैरियर, यहाँ पर दो हैप्टन जो यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ये दो नहीं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि उसका कैरियर प्रोटीन कितना है उस पर। क्लियर? तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया? कंप्लीट एंटीजन बनाया। एंटीजन किससे बनकर बना? हैप्टन और कैरियर प्रोटीन। क्लियर? इसके बाद एक टर्म आता है एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एंटीजन का ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोग जान लिया। अब एंटीबॉडी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। क्या होता है एंटीबॉडी? कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये वो हम लोग डिस्कशन हुआ एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे आपको इम्यूनिटी के बारे में कि आखिर इम्यूनिटी होता क्या है और इम्यूनिटी का कौन कौन सा टाइप है। अब आप लोग इसको नोट करें, इसके बाद में आपको बताऊंगा इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, सो अब इम्यूनिटी को हमने समझ लिया कि व्हाट इज इम्यूनिटी, उसका मैकेनिज्म को हमने समझ लिया कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्लियर? तो इम्यूनिटी को हम लोग मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट और एक्वायर्ड का मतलब क्या? इनेट का मतलब क्या समझते हैं और एक्वायर्ड का मतलब क्या समझते हैं? इनेट इम्यूनिटी को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या? कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जेनाइटल? मतलब अगर कोई इंसान, कोई बेबी अगर जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही जो इम्यूनिटी को लेकर के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। मतलब बाय बर्थ, बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ होने से पहले की जो इम्यूनिटी होती है उसको कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी और कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। क्लियर? अब बेबी का बर्थ हो गया, तो बेबी का जब बर्थ होगा तो उसके बाद जो इम्यूनिटी को वो एक्वायर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब बाहर से अडॉप्ट कर रहा, एक्वायर कर रहा, मतलब एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब आफ्टर बर्थ ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंटीजन और ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। क्लियर? अगर कोई बॉडी में एंटीजन का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? अगर बेबी जो है एक्वायर्ड कर रहा है इम्यूनिटी, और वो किसको एक्वायर्ड कर रहा है? एंटीजन को अगर एक्वायर्ड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? इसी वे में अगर कोई बॉडी एंटीबॉडी को एक्वायर कर रहा, एडॉप्ट कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? एक्टिव पैसिव क्लियर है आपको? उसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सा पाथ से एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इंटर किया, या फिर एंटीजन कौन से पाथ में हमारे बॉडी में इंटर किया, उसके बेसिस पे, मतलब path by which the antigen or antibody travel or enter in our body, कैसे वो एंटीबॉडी या एंटीजन कैसे हमारा बॉडी में इंटर किया, उसका पाथ के बेसिस पे उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे हम लोग। पहला नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी
और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। अब नेचुरली एंटीजन हमारा बॉडी में एंटर कर रहा है, मतलब नेचुरली मतलब नेचुरली अगर बॉडी में एंटीजन जो है वो इंटर कर रहा है, मतलब क्या, इन्फेक्शन है हमारा बॉडी में। इन्फेक्शन में क्या होता है, नेचुरली कोई भी एंटीजन हमारा बॉडी में आता है, इंटर करता है और डिवाइड करता है और फिर उसका जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है हमारा बॉडी में। ठीक है, तो नेचुरली अगर कोई एंटीजन हमारा बॉडी में गया तो कैसा होगा, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली क्यों बोले, क्योंकि इन्फेक्शन के थ्रू हुआ इसलिए नेचुरली है वहां पर। उसके बाद क्या जा रहा, तो एंटीजन जा रहा है, और कहाँ पे कैसे जा रहा है, बाहर बाय बर्थ जा रहा है या फिर आफ्टर बर्थ जा रहा है, तो आफ्टर बर्थ जा रहा है मतलब एक्वायर्ड, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया इन्फेक्शन। क्लियर। इसके बाद आर्टिफिशियल, मतलब हम लोग बाहर से एंटीजन को हमारा बॉडी में इंटर कर रहे हैं जिससे वो आगे जाकर के फिजियोलॉजिकल में चेंजेस कर रहा है और हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोग लेते हैं वैक्सीन का। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 1 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, ऐसे डिफरेंट मंथ के बेसिस पे अलग अलग वैक्सीन उसको दिया जाता है एज प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब मैं पहले बता दूं कि बचाव, प्रिवेंशन, क्योंकि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कोई बीमारी ना हो, बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। कि हम लोग पहले क्या किए कि कोई भी बेबी है उसमें क्या किए कि बीजीए का कोई भी एंटीजन को लेकर के आए, वैक्सीन के थ्रू बेबी के बॉडी में एंटर करा दिए। अब वो एंटीजन क्या करेगा, बेबी के अंदर जाएगा। अब बेबी का जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगा, उस एंटीजन के विरुद्ध में क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा। अब ये एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज क्या करेगा, ये सपोज मानते हैं हम लोग एंटीजन, ये एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन हमारा बॉडी में एंटर किया, ठीक है, हमारा बॉडी क्या किया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, हाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इस एंटीजन को जाकर के मार देंगे। ठीक है, अब ये मारेंगे, ये एंटीजन इसको मार दिया, लेकिन अब हमारा बॉडी क्या करता है कि इस एंटीजन का मेमोरी जो है हमारे बॉडी में सेव करके रखता है। ठीक है, जिससे कि अगर दोबारा ये एंटीजन हमारा बॉडी में एंटर करे तो वो तुरंत एंटीबॉडी देखेगा कि ये मेरा एंटीजन है, इसको जाकर कैसे मार देगा। खेल खत्म, समझे। ये होता है एंटीबॉडीज और एंटीजन रिएक्शन, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल था कि आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब आर्टिफिशियली मतलब बाहर से एंटीजन ट्रेवल कर रहा है, हम लोग बाहर से एंटीजन दे रहे हैं, आर्टिफिशियली दे रहे हैं। और क्या एक्टिव है, एक्टिव क्यों, क्योंकि एंटीजन जा रहा है। और एक्वायर्ड इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वो बिफोर बर्थ जो है वो आफ्टर मैंने बर्थ हो जाने के बाद उसको एक्वायर कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शंस को आप क्या बोलेंगे, कैसे देंगे, इन्फेक्शंस कहाँ पे है, यहाँ पर है, मतलब नेचुरली है, तो नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्सीन्स जिसको हम लोग प्रोफाइलेक्सिस की तरह यूज करते हैं वो कौन किसका एग्जांपल है, हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। इसके बाद एक्टिव के बाद क्या है, पैसिव। एक्टिव में क्या था, एंटीजन ट्रेवल कर रहा था, पैसिव में क्या है, एंटीबॉडी ट्रेवल करेगी। ठीक है, कैसे, नेचुरली अगर गया, नेचुरली अगर एंटीबॉडी बॉडी में जा रहा है तो पैसिव में नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरली कोई एंटीबॉडी कैसे जाएगा, नेचुरली मतलब ना तो हम आर्टिफिशियल बाहर से नहीं दे रहे, वो अपने आप जो है बॉडी में ट्रेवल करना, कैसे, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मानते हैं हम लोग IgA टाइप एंटीबॉडी। IgA टाइप एंटीबॉडी कहाँ मिलता है, कोलेस्ट्रम। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलेस्ट्रम, अब कोलेस्ट्रम का यहाँ मतलब हुआ कि मदर्स फर्स्ट मिल्क, जो मदर्स होती हैं उनका जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ IgA टाइप एंटीबॉडी जो होता है उसमें लार्ज अमाउंट में होता है उस मदर्स के पहले में, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अब क्या किया, बच्चा जन्म लिया, माँ ने सबसे पहला उसका अपना जो कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क था उसको पिलाया। अब वो क्या हुआ, बाहर से नेचुरली है,
नेचुरली जाएगा, मिल्क के थ्रू जाएगा बॉडी, एंटीबॉडी अंदर उसके बेबी के बॉडी में, तो नेचुरली गया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल। अब क्या जा रहा है पैसिव, क्योंकि एंटीबॉडी जा रहा है तो पैसिव हो गया। नेचुरल पैसिव, बिफोर बर्थ हो रहा है, आफ्टर बर्थ हो रहा है, इम्यूनिटी मिल रहा है, एक्वायर कर रहा है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। अब नेचुरल के बाद क्या है आर्टिफिशियल, बाहर से हम लोग कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज का जो है वो एग्जांपल हो गया, जैसे ATS, ADS, ARS, ASB, एंटी स्नैक वेनोम, दीज आर द प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। सपोज कोई अगर स्नैक बाइट कर लेता है किसी को, तो क्या हम लोग क्या बॉडी क्या तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है? नहीं, हम लोग उसको बाहर से हम लोग को देना पड़ता है, क्या एंटीबॉडी देना पड़ता है। तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? ASV, एंटी स्नैक वेनोम। ये तुरंत उसका बॉडी में जाएगा, उसका जो स्नैक का जो बाइट का एंटीजन था उससे एंटीबॉडी फाइट करेगा और हमारा बॉडी जो है उसको बचा लेगा, हम लोग उसको सेव कर लेंगे पेशेंट को। तो ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का एग्जांपल है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। अब देखिए इतना पूरा जो डिस्कशन हुआ हम लोग का, इस डिस्कशन का मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले इम्यूनिटी दो टाइप का, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं बिफोर बर्थ इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी और कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। उसके बाद आया एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, एडप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल्स हम लोग क्या देखें? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था? एंटीजन ट्रेवल कर रहा था, और पैसिव इम्यूनिटी में क्या था? एंटीबॉडी ट्रेवल कर रहा था बॉडी में। अब इसका पार्ट के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा? सबसे पहला पार्ट नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब नेचुरली कोई भी जो है एंटीजन हमारा बॉडी में आया, कैसे आएगा? इन्फेक्शन के थ्रू आएगा। उसके बाद आर्टिफिशियली जो है एंटीजन हमारा बॉडी में एंटर किया, कैसे करेगा? वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। इसके बाद आया पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या ट्रेवल कर रहा था? एंटीबॉडी ट्रेवल कर रहा था, कैसे? नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरली अगर ट्रेवल कर रहा है तो कैसे नेचुरली एंटीबॉडी ट्रेवल करेगा? एग्जांपल IgA टाइप एंटीबॉडी कहां पर प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम मतलब मदर्स फर्स्ट मिल्क, जिसमें एबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या होती है? IgA टाइप एंटीबॉडी, ठीक है। ये हो गया नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल। क्लियर। उसके बाद आया आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका एग्जांपल में क्या हुआ? ATS, ADS, ARS, ASB, एंटी स्नैक वेनोम, दीज आर द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत इंस्टेंट एंटीबॉडी हमारा बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। प्रोटीनियस फॉर्म में रहता है, प्रोटीनियस फॉर्म टूटेगा और जो इसका वर्क रहेगा वो वर्क करके खत्म हो जाएगा। मतलब शॉर्ट टाइप एंटीबॉडी होती है ये प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। लेकिन ये जो वैक्सीन हम लोग देते हैं प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी में, तो ये जो वैक्सीन होते हैं ये हमारा बॉडी में मेमोरी को स्टोर करा के रखते हैं कि अगर बाय चांस फ्यूचर में अगर ये एंटीजन अगर दोबारा अगर हमारा बॉडी में आएगा तो ये मेमोरी सेल तुरंत एक्टिव होंगे, और मेमोरी सेल एक्टिव हो जाने के बाद इम्यूनिटी को हाइपर कर देंगे, और इम्यूनिटी जो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको मार देगा और हमारा बॉडी को जो सेव कर लेगा डिजीज होने से पहले। क्लियर है इतना? अब आप लोग देखिए, इसको लिख लें एक बार, इसके बाद में आगे के टॉपिक्स को बताऊंगा।